नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सागर। डेली करंट अफेयर्स क्विज की पैटर्न में आज से थोड़ा सा बदलाव ला रहा है। आपको पता ही आपकी प्रीलिम्स पास में है और प्रीलिम्स की तैयारी भी करना साथ साथ जरूरी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रीलिम्स में पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 70 to 80% करंट अफेयर से या करंटली रिलेटेड इवेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड रहता है। तो करंट अफेयर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, जो डेली करंट न्यूज हर्षित सर जो कवर कर रहे हैं, उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा देखा जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। और हर दिन आपको 5 ऐसे स्टेटमेंट टाइप का जो यूपीएससी लेवल के होंगे, ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, और साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चन आपको समझाएंगे। दोस्तों 5 बहुत है, क्योंकि एक महीने में देखो 150 क्वेश्चन हो जाएगा और 150 टॉपिक्स कवर हो जाएगा आपका, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, सॉल्व कर लेना पॉज करके, फिर हम एलिमिनेशन टाइप का प्रोसेस यूज करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। दोस्तों पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है और हर दिन न्यूज में आ रहा है, एक एक बिल प्रोड्यूस हो रहा है, कोई हला मचा रहा है, कोई वॉकआउट कर रहा है, और स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये सब के बारे में आजकल न्यूज में आ रहा है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन के आंसर सोल्व करते हैं। देखो 3 स्टेटमेंट्स दिया है, इसमें आंसर क्या है पॉज करके पढ़िए और आंसर बताइए। आंसर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर सैलरी एंड अलाउंसेस आर नॉट टू बी वोटेड बाय पार्लियामेंट आर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये क्लियरली लिखा हुआ है, स्पीकर की जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो पार्लियामेंट की वोट में डालने की कोई जरूरत नहीं है, एंड आर टू बी चार्ज अंडर द CFI। राइट। सेकंड स्टेटमेंट जो गलत है, क्या लिखा है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्पीकर डस नॉट सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस। यही गलत हो गया दोस्तों। जब लोकसभा डिसोल्यूट होता है, दो स्पीकर सीज टू बी मेंबर ऑफ हाउस है, स्पीकर मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहता है। पर एक बात है, वो अपनी ऑफिस वेकेट नहीं करते हैं, वो अगले सेशन तक वेट करते हैं जो अगले स्पीकर को हैंड ओवर करने के लिए। राइट, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 है, फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर इट इज मैंडेटरी टू गिव ए 14 days नोटिस। ये बिल्कुल सही है, आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। राइट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो स्पीकर की पावर्स है ये लिखा हूं, ये पॉज करके पढ़ सकते हो या PDF आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों पॉज करके पढ़िएगा और सोच समझ के इसके आंसर दीजिएगा। आई होप कि आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन A 1 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट 6 MPs फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस फॉर द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। बिल्कुल सही है, इसके बारे में आगे एक न्यूज के साथ बताऊंगा मैं आपको। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, जो 6 पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन रहते हैं वो अलग रहते हैं। ठीक है, अब ए मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज वेकेंट। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा क्रूशियल है, इसमें देखो एक टर्म यूज किया वेकेंट। अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का जो पोजीशन है वो वेकेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वाइस चेयरमैन जो पैनल है उसमें से एक को बिठाया जाएगा, नेगेटिव। अगर वो एब्सेंट है, ऑलरेडी है कोई अपना मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑलरेडी चेयरमैन है, और जो डेप्यूटी चेयरमैन आपको पता है अब रिसेंटली हरिवंश सिंह जी को सेलेक्ट किया था, तो वो है और वो किसी भी कारण से एब्सेंट है, तो ये जो 6 मेंबर है उसमें से एक बिठा जा सकता है। पर अगर वो पोस्ट वेकेंट है तब नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट्स देखिए आप लोग, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ ए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। एनी वन ऑफ देम कैन प्रेसिड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। देखो क्लियर लिखा है एब्सेंस है। ही हैज द सेम पावर्स एज चेयरमैन व्हेन सो प्रेसिडिंग। He holds office until a new panel of vice chairperson is nominated. Clear? जो चेयरमैन के पावर्स हो सब इनमें भी रहेगा। When a member of the panel of vice chairpersons is also not present,
एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट्स एज द चेयरमैन। ठीक है, अगर वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल है उसमें से कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है तो चेयरमैन को कोई भी एक मेंबर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए। It must be emphasized here that a member of panel of the vice chairpersons cannot preside of the house when the office of the chairman or deputy chairman is vacant। इस स्टेटमेंट में आपको बता दिया। During such time, chairman's duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose। ठीक है, ऐसे टाइम में प्रेसिडेंट एक मेंबर को अपॉइंट कर सकता है प्रेसाइड करने के लिए। The elections are held as soon as possible to fill the vacant post। राइट, मतलब वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए बहुत ही जल्दी इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। अब देखो हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है। भुवनेश्वर कलिता एंड सुरेंद्र सिंह नगर फ्रॉम द बीजेपी, एल हनुमंतैया फ्रॉम द कांग्रेस, वंदना चौहान फ्रॉम द एनसीपी, सुखेंदु शेखर राय फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस एंड सस्मित पत्रा फ्रॉम बिजू जनता दल। इससे आपको पता चल रहा है कोई पार्टी वाइज नहीं है। क्या करते हैं, हर पार्टी में से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो वाइस चेयरपर्सन का पैनल के लिए 6 मेंबर्स के लिए। ठीक है, 2-2-2 करके देख सकते हो आप लोग। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट 6 MPs फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ हाउस, ये तो हमने पढ़ लिया। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन वन ऑफ देम प्रीसाइड्स ओवर द हाउस। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो इसमें से एक प्रीसाइड करेगा। व्हाइल नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द पैनल, चेयरमैन यूजुअली गिव्स कंसिडरेशन टू स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पार्टीज इन द हाउस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट देयर लीडर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, with respect to the Foreign Contribution Regulation Act 2010, consider the following statements which are correct। पॉज करके पढ़िएगा और आंसर बता दीजिए। द आंसर इज 3 ओनली। दोस्तों देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 तो है, आपको पता ही है। रिसेंटली करीब 1 महीने के अंदर एक न्यूज़ आया था, काफ़ी सारे चर्चेस को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने से मना कर दिया। और एक न्यूज़ आया था, गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर को रजिस्टर्ड लिस्ट में डाल दिया, वो ले सकता है क्योंकि बहुत सारे चैरिटी पर्पस के लिए उनके टेम्पल ट्रस्ट जो है काम करते हैं। अब देखो इसमें स्टेटमेंट 1 जो गलत है, ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर देयर ऑफ कैन एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। दोस्तों गलत है, इसके एक लिस्ट है गैजेट ऑफ इंडिया के जो नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखा हुआ है कौन कौन ले सकता है कौन कौन नहीं ले सकता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एडिटर और पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैन एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, गलत है। अब देखो सही कौन सा है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी एक्सेप्टेड एज एन एजेंट ऑफ ए फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई फॉरेन कंपनी का या फॉरेन कोई एंटिटी का कोई मेंबर इंडिया में है, ठीक है, या वो एजेंट है, वो ले सकता है इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर कोई एजेंट है कोई फॉरेन सोर्स का, वो ले सकता है। देखो दोस्तों, कैनॉट बी एक्सेप्टेड का लिस्ट ये है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन नहीं ले सकता, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं ले सकता। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, मतलब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है आप तो आप नहीं ले सकते। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटर, मतलब कोई एमएलए नहीं ले सकते। पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर देयर ऑफ, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर आस में भी स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप ये पढ़ सकते हो। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। अब कैन बी एक्सेप्टेड कौन कौन सा है, देखो, बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम टू एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर हिम फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स और बाय वे ऑफ पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई सैलरी दे रहा है कोई फॉरेन कंपनी, वो ठीक है। बाय वे ऑफ पेमेंट इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स, देखो कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके पैसे आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब प्रॉपरली रजिस्टर होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था वो आ रहा है, एज एन एजेंट ऑफ ए फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड, ये मैंने बता दिया। बाय वे ऑफ ए गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज ए मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन, अगर कोई इंडियन बाहर गया कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, वो ले सकता है और प्रेजेंटेशन ले सकता है, पर प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंट वाज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डिंग विद द रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस और रिटेंशन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके लिए भी रूल्स है, कौन कौन सा गिफ्ट ले सकता है, कौन कौन गिफ्ट ले सकता है, ये सबसे अधेर होना चाहिए। कोई रिलेटिव से पैसे ले रहा है, ठीक है। बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस, कोई रेमिटेंस आ रहा है, पैसे कोई भेज रहा है उधर से अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने घर के लिए, कोई बाहर काम कर रहा है, वो सब।
बाय द वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट ऑफ लाइक नेचर। देखो कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, ये सब भी हो सकता है। तो ये है कैन बी एक्सेप्टेड एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड लिस्ट। या पॉज करके या डाउनलोड करके पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग द 3 agricultural ordinances recently passed by the Houses of Parliament, which one proposes to allow economic agents to stock food articles freely without the fear of being prosecuted for hoarding? दोस्तों, एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस अभी जो बिल बन गया और वो पास भी हो गया लोकसभा एंड राज्यसभा में कल। अब इसको प्रेसिडेंट की सिग्नेचर का वेट है, ठीक है, इसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो इसको लेके बहुत हल्ला मच रहा है पार्लियामेंट में, न्यूज़ में आ ही रहा है। तो दोस्तों अगर आपने ये तीनों ऑर्डिनेंस जो बिल बन गया इसके बारे में ठीक तरह से पढ़ा है, समझा है, तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हो बेसिक समझने से। वैसे आपको इसकी बेसिक्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में हर्षित द्विवेदी सर द्वारा बनाया गया एक वीडियो है इस तीनों ऑर्डिनेंस के बारे में, इसकी पूरी जानकारी बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ। तो दोस्तों कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑर्डिनेंस है विच विल अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर होर्डिंग? होर्डिंग क्या है दोस्तों? जमाखोरी, जो सामान को छुपा के रखना ताकि दाम बढ़ाने के लिए, इसको होर्डिंग बोलते हैं। ये गलत है एक्चुअली, पर ये जो स्टॉकिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स है इसको होर्डिंग नहीं बोला जाएगा, ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो आंसर इज, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन बी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, इसके अंदर ये प्रोविजन है। दोस्तों ये तीनों जो है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटीज एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये सिंपल भाषा में जो वन लाइनर में कैसे बता सकता है। पहला जो है वो क्या कह रहा है, इट विल अलाउ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट प्लेसेस अदर देन एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज। एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी है, ठीक है, इसके बाहर वैसे इस कमेटी के थ्रू गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके सामान लेता है फार्मर्स से। अब फार्मर्स अगर चाहे तो एपीएमसीसी के बाहर अगर बेटर पैसा मिल रहा है, बेटर प्राइस मिल रहा है तो बेच सकता है, यह कह रहा है पहला वाला ऑर्डिनेंस। सेकेंड बिल क्या कह रहा है, दिस विल अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर होर्डिंग। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जो स्टॉक करते हैं रेफ्रिजरेशन करके, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट्स में बड़ा सा रेफ्रिजरेटर टाइप का रहता है, या कोई इकोनॉमिक एजेंट्स वगैरह उधर ये करते हैं, उधर आके लगा देते हैं क्या, ताकि जो वेजिटेबल से या कोई फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ये सबको ठीक तरह से स्टोर कर सके, तो स्टॉकिंग कर सकता है। तीसरा बिल क्या कह रहा है, तीसरा बिल प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दैट इज साइनिंग ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट विथ ए कंपनी टू प्रोड्यूस व्हाट द कंपनी वांट्स इन रिटर्न ऑफ ए हेल्थी रेम्यूनरेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा में है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मतलब फार्मर्स जो है कोई भी एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, उनको क्या चाहिए वो कल्टीवेट करके देगा और बेटर रेम्यूनरेशन, बेटर पैसे भी मिल जाएगा। अभी इसके एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पेप्सिको का लेस है, हम सब खाए होंगे लेस पोटैटो चिप्स है, तो लेस कंपनी जो है वो जो चिप्स बनाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ पोटैटो यूज करते हैं, ठीक है। तो वो पोटैटो वो फार्मर्स जो है, फार्मर्स इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम आपको जो पोटैटो चाहिए आप जो बोलोगे वो हम कल्टीवेट करके देंगे आपको, और आप मुझे पैसे दे देना। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है एक कंपनी और फार्मर्स के बीच में, ये सब के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा, मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रेगुलेशंस, रूल्स, प्रोविजंस, ये सब थर्ड बिल प्रोवाइड कर रहा है, राइट दोस्तों। तो ये तीनों बिल के बारे में बेसिक यही है। अब द आइडिया विथ ऑल थ्री बिल इज टू लिबरलाइज द फार्म मार्केट्स इन द होप दैट डूइंग सो विल मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड अलाउ मोर बेटर प्राइस रियलाइजेशन। दोस्तों बेसिकली जितने भी बिल सरकार द्वारा लाया जा रहा है वो सब फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करता है, ठीक है, पर इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट आ रहा है, तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी है और सबको हर्षित सर ने अपने वीडियो में ठीक तरह से समझाया है, आप देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, with respect to the India Meteorological Department's color coded alerts, which of these statements are correct? पॉज करके पढ़िएगा दोस्तों। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के प्रेडिक्शन हमें न्यूज़पेपर में देते हैं, कभी चैनल्स में, टीवी चैनल्स में आता है, आईएमडी ने येलो अलर्ट दिया, ऑरेंज अलर्ट दिया, रेड अलर्ट दिया, ग्रीन अलर्ट दिया, ये सब होता है। तो ये क्या है, सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है।
दोस्तों देखो इसमें लिखा है येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट, और एक अलर्ट है दोस्तों ग्रीन अलर्ट। वो कोई अलर्ट नहीं है, एक ग्रीन है। वो कंडीशन का मतलब ये है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेफ एंड साउंड है। अब आता है येलो अलर्ट। येलो का मतलब होता है बी अवेयर, ठीक है। येलो इंडिकेट सीवियरली बैड वेदर पैनिंग अक्रॉस सेवरल डेज। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट वेदर कुड चेंज फॉर द वर्स, कॉजिंग डिसरप्शन इन डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हमारा डे टू डे एक्टिविटीज में थोड़ा सा डिसरप्शन हो सकता है, बैड वेदर चल रहा है, ये देता है येलो अलर्ट, ठीक है। फिर देते हैं ऑरेंज अलर्ट और एम्बर। एम्बर भी एक कलर है, ऑरेंज या एम्बर अलर्ट देते हैं बी प्रिपेयर्ड। The orange alert is issued as a warning of extremely bad weather with the potential of disruption in commute with road and rail closures. तो और मतलब बैड वेदर चल रहा है, एक्सट्रीमली बैड वेदर चल रहा है, एंड ये रोड एंड रेल क्लोजर्स भी हो सकता है। जैसे रोड भी बंद हो सकता है, कहीं स्टॉर्म आ गया या पेड़ गिर गया तो रोड बंद हो गया, रेल बंद हो गया, ये सब हो सकता है, तो प्रिपेयर रहिए। ये है ऑरेंज अलर्ट। साउंडिंग ऑफ ऑरेंज अलर्ट इज ए साइन फॉर पीपल टू प्रिपेयर फॉर इवैक्यूएशन। प्रिपेयर करो, रेडी रहो इवैक्यूएशन के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कीप फूड पैकेट्स रेडी, खाना वाना रेडी रखो। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली फ्रॉम बैड वेदर, ठीक है। ये है ऑरेंज अलर्ट। अब आता है दोस्तों सबसे खतरनाक रेड अलर्ट, टेक एक्शन। When the extremely bad weather conditions are certainly going to disrupt travel and power and has significant risk to life, life threatening है रेड अलर्ट, मतलब एकदम ध्यान रखना है और हमें एक्शन लेना है। In this case, people must take all measures to protect their families and follow the instruction of local authorities and disaster response teams. देखो गवर्नमेंट के द्वारा लोकल अथॉरिटी से डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स में जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करेगा, जो भी गाइडलाइंस पास करेगा, ये सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। रिसेंटली मानसून सीजन है, रीसेंट चल रहा था, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट वगैरह दिया था, हर दिन न्यूज़ में भी आ रहा था। केरला में बहुत बार हुआ था, अभी आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी रिवर जब फ्लडिंग हो गया था तब दिया था, आसाम में जब ब्रह्मपुत्रा का हुआ था, तो फ्लडिंग तो होता ही रहता है, तो ये सब अलर्ट्स देते हैं IMD। These alerts are universal in nature and are also issued during floods, depending on the amount of water rise above land in a river as a result of torrential rainfall। दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशंस या रेन्स के लिए ही नहीं, फ्लड्स में भी देता है, फ्लड अलर्ट देता है, आप लोग सुने होंगे। फ्लड अलर्ट में कैसा है इसकी क्राइटेरिया, फॉर एग्जाम्पल when the water in a river is above normal level or between the warning or danger levels, yellow alert is issued, ठीक है। मतलब अगर पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो येलो अलर्ट इशू करता है, अगर डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया तो रेड अलर्ट देता है। तो फ्लडिंग में भी ऐसे अलर्ट IMD देता है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों यही थे आज के 5 क्वेश्चंस। उम्मीद है ये 5 क्वेश्चंस पढ़ने से या समझने से आपकी UPSC लेवल प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल गया होगा। आप लोगों की वैल्यूबल व्यूज़ मुझे चाहिए इस नए पैटर्न के बारे में, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं या और कुछ ऐड करूं। और टाइम आज थोड़ा लंबा खींचा है, पर आगे से हम 10 या 15 मिनट के अंदर ये वीडियो को रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो 5 क्वेश्चंस करने के लिए। और इस PPT की PDF आपको एज यूजुअल मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन या PDF मिलने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।